गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं एक चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम सभी जानते हैं, उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हमारा देश वैश्विक महामारी के दौर से गुज़र रहा है, शिक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हमारे साथ ही साथ बच्चों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कई महीनों से बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं। शिक्षा जो है यथावत वहीं की वहीं ठप हो गई है। एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। आगे की शिक्षा कैसे जारी करनी है, ये सब एक प्रश्न चिन्ह बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है। इन सभी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए ये एक प्रयास है, और मेरा मानना है या मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही उनके घर परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में यही एक विकल्प हमारे सामने रह गया है कि हम बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से जहाँ तक संभव हो उनको टीचिंग देने का प्रयास करें, जिससे उन लोगों का जो समय पूर्ण रूप से लगभग बेकार जा रहा है, इस समय वो लोग कुछ करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, उनके सामने असमंजस की स्थिति है, आगे कैसे होगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस माध्यम से एक चैप्टर हम अपने बच्चों के लिए हमने तैयार किया है। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये जो चैप्टर है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के आधार पर तैयार किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 में निर्धारित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बनाया गया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर है ये बीए के स्टूडेंट भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है बीए के सिलेबस में भी है। जिस भी सेमेस्टर के बच्चों में, बीए के बच्चों में जिस भी सेमेस्टर में ये पेपर आता है, वो इसके माध्यम से लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो हमारे वर्तमान आज की डेट में इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। हम सब जानते हैं नेशनल इनकम, नेशनल एंड इनकम, नेशन दैट मीन्स हमारा देश और इनकम मीन्स हमारी आय। तो हमारे राष्ट्र की आय की गणना से संबंधित इस चैप्टर के पॉइंट्स आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये हम आपको बता दें व्हाट इज़ इनकम, आय क्या है। हम सब जानते हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हो, लोअर क्लास जिसे हम कहते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, एवरेज क्लास, व्हाटएवर, सब हर व्यक्ति की कोई ना कोई आय होती है, और उस ही आय के साथ वो अपना जीवन यापन करता है और अपनी उन्नति, अपने जीवन स्तर को उन्नत करता है, अपनी वे ऑफ लिविंग को उन्नत करता है, अपने आय के साधनों को बढ़ाने का भी प्रयास करता है, और इस तरीके से वो समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। सेम इसी तरीके से जब एक राष्ट्र की बात हम करते हैं, तो राष्ट्र की आय से भी हमारा वही तात्पर्य होगा कि एक राष्ट्र की आय कितनी है, हर साल कितनी आय होती है, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितनी आय उस राष्ट्र में हुई है। इस आधार पर कुल जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, उस आधार पर हम उस राष्ट्र के बारे में ये निर्णय लेते हैं कि ये हमारा देश जो है प्रगतिशील है,
डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। दैट मीन्स नेशनल इनकम, उस राष्ट्र की वो आय जो कि उस राष्ट्र ने एक साल में अर्जित करी। इसको और स्पष्ट करते हुए हम बता दें कि राष्ट्रीय आय से हमारा तात्पर्य ये होगा कि उस राष्ट्र ने एक साल में कितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया है। वस्तु तथा सेवा मतलब उस देश में कितना उत्पादन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया गया है। अब इसी की गणना हम भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। कुल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्तर पे नेशनल इनकम को की गणना करी गई है। और नेशनल इनकम की गणना करने के लिए विभिन्न एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। किसी भी राष्ट्र की इनकम जो होती है, राष्ट्रीय आय, वो उसकी इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर होती है। उसी माध्यम से हम ये निकालते हैं कि उस राष्ट्र के में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। जिस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ये कहा जाता है वो राष्ट्र जो है संपन्न राष्ट्र है, डेवलप कंट्री है, वहाँ के निवासी जो हैं निर्धन नहीं है, प्रगतिशील राष्ट्र है। इस संबंध में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की डेफिनेशंस आप लोगों को मिलेंगी। आप किसी भी डेफिनेशन को अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है रगलेस एंड रेगलेस, ये एक अर्थशास्त्री हैं। इनका मानना है दैट नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड as a system of classification that is necessary to provide the functional account of what has happened in the economy, meaning thereby कि national income accounting जो हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसकी आवश्यकता क्यों है। अब राष्ट्रीय आय की गणना के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़, हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, हमारे यहाँ का कृषि है, हमारे यहाँ का ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कितना डेवलप कर रहा है, हमारे यहाँ की एजुकेशन सेक्टर कितना डेवलप कर रहा है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट कम हुआ है, किस सेक्टर की आय कम हुई है, किस में हमें ज़्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की। इन सब बातों को हम राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से ही पता कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व हमारे लिए क्या है, इसको विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे फॉर मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, अब राष्ट्रीय आय की जब हम गणना कर लेते हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमारे देश की गत वर्ष राष्ट्रीय आय क्या रही, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ हमारा सेक्टर जो है वो डेवलप्ड है, कहाँ ज़्यादा उन्नति हुई है, कहाँ उन्नति नहीं हुई है। आगामी आने वाली योजनाओं में उन सेक्टर पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और सरकार जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है वो इन सब आंकड़ों को, इन सब डेटा को, जो नेशनल इनकम के डेटा, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के माध्यम से जमा किए जाते हैं, उन डेटा के माध्यम से सरकार आगामी भविष्य की नीति निर्धारित करती है और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कमी और पॉइंट्स रह गए हैं उनको सरकार अपने आगे आने वाले वर्षों में दूर करने का प्रयास करती है। दूसरा ये है पॉइंट मेकिंग कंपैरिजन। अब हम अपने राष्ट्रीय आय की गणना भी करते हैं और अपनी राष्ट्रीय आय की हम कंपैरिजन भी करते हैं। कंपैरिजन से हमारा तात्पर्य है कि जो विभिन्न सेक्टर हैं वो कौन से ज़्यादा उन्नति, किस सेक्टर ने ज़्यादा करी है और किस सेक्टर की उन्नति अभी भी करना शेष है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, जब हमें डेटा मिलेंगे, उन डेटा के माध्यम से हम ये निकालेंगे कि ये हमारे इस सेक्टर जो में है अभी
ज़्यादा हमारी आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस सेक्टर की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दे। कौन सी इंडस्ट्रीज़ हमारी सिक हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को की तरफ सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में चली गई हैं, जिनको सरकार के को एक लिमिट पर उनके आकार को निर्धारित करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय है, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रीय आय की गणना जब करी जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है किन किन सेक्टर्स में होती है, जैसा कि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड के बदले में राष्ट्रीय आय का जो भाग दिया जाता है उसको हम रेंट कहते हैं, लेबर्स को जो हम देते हैं उनको हम वेजेस कहते हैं, जो ब्याज और कैपिटल के बदले में दिया जाता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर अपना पूंजी उस उद्योग में लगाता है और उसे जो लाभ प्राप्त होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी राष्ट्रीय आय को इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? गुड। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्पफुल इन ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं आप सबको पता है, जहाँ भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी जाती हैं वहाँ पर ट्रेड यूनियन या व्यापारी संगठन भी होते हैं। ये व्यापारी संगठन जो हैं राष्ट्रीय आय की गणना से ये देखते हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज को, उनके वर्कर्स को जो वह सैलरी या वेजेस दी जा रही हैं उसके अनुरूप, मतलब राष्ट्रीय आय के अनुरूप जितना देश देने में सक्षम है या जितना उन्होंने आउटपुट दिया है, अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाई है, उसके हिसाब से उनको सही डिस्ट्रीब्यूशन राष्ट्रीय आय में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन केस नहीं मिल रहा है तो ट्रेड यूनियंस जो है अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, अपनी बात को अपने मालिकों के सामने रख सकते हैं कि नहीं, हमारी इनकम जो है, हमने जितना प्रोडक्शन दिया है, जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से हमें कम दिया जा रहा है। तो ट्रेड यूनियंस जो है अपनी मांग को राष्ट्रीय आय की गणना को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी मांग को अपनी अथॉरिटीज़ के सामने पेश करते हैं। फिर है, पहले भी हम बता चुके हैं, राष्ट्रीय आय जो है ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। हमारी राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, पर कैपिटा कितनी है, पर कैपिटा इनकम, इससे हम ये इस बात को निर्धारित करते हैं कि हमारा देश जो है डेवलप कंट्री की श्रेणी में आता है, अंडर डेवलप कंट्री की श्रेणी में आता है या डेवलपिंग कंट्रीज़ की श्रेणी में आता है। और हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे सेक्टर्स कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हमने बताया कि आप राष्ट्रीय आय क्या है और उसकी गणना से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या होते हैं। अब ये आ रहा है, जो राष्ट्रीय आय की गणना हम करते हैं ये किस तरीके से करी जाती है, इसके वेरियस कंसेप्ट हैं, कैलकुलेशन करने के वेरियस आधार हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाते हैं कि कितना एक देश में गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस की गए। अकाउंटिंग करते समय सबसे बड़ी बात है, ये हम बताना चाहेंगे कि जब एक साल में वस्तु तथा सेवाओं की गणना की जाती है तो हम अंतिम प्रोडक्ट को ही अपनी गणना में शामिल करते हैं। अब आप पूछेंगे ये अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? अंतिम प्रोडक्ट से मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लीजिए आप गन्ना लेते हैं। गन्ना आप सबको पता है कि गन्ने का फर्दर यूज़ जो है नॉर्मल फ्रूट्स के खाने की तरह, जूस निकालने की तरह भी होता है
और बाद में उससे चीनी उद्योग या चीनी उद्योग भी उसके शीरे से चीनी का निर्माण करता है। दैट मीन्स गन्ने का प्रयोग हमारे यहाँ विभिन्न स्थितियों में होता है। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि कितना गन्ना जो है डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए निकाला गया, दैट मीन्स मार्केट में जूस निकालने के लिए, जिसको कि डायरेक्ट उपभोक्ता जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, और कितना गन्ना जो है वो चीनी मिल्स द्वारा खरीदा गया। इनकी गणना हम अलग अलग इनके अंतिम उपभोग के आधार पे करेंगे। अगर हम पूरे गन्ने के उत्पादन की गणना कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग मानी जाएगी, जिससे कि हमारी जो गणना होगी वो त्रुटिपूर्ण हो सकती है। जिस भी उपभोक्ता की उपभोग वस्तु की गणना हमें करनी है, उसको अंतिम किस रूप में हम प्रयोग में ला रहे हैं, उस अंतिम रूप को ही गणना में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मीन्स कुल, प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the domestic territory of a country during an accounting year। देखिए यही बात अभी हमने आपको पहले बताया कि एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी टेरिटरी, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज नेट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए कोई भी चीज़ की जब हम गणना करते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट में करी जाएगी और दूसरा मार्केट प्राइस में करी जाएगी। ओके, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, estimated exclusive of depreciation of fixed assets during the course of production process। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितनी भी एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनको मार्केट प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना उनका प्राइस होगा उसको मार्केट प्राइस में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पता चलाने के लिए हमें अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि मार्केट प्राइस पे हमने गणना करी है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है कि जितनी भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उसको आपने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, क्लियर। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि उतनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारी कुल लागत कितनी आई है। दैट मीन्स अगर लागत को हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। लागत को मार्केट प्राइस से
मल्टीप्लाई करने पर वो मार्केट प्राइस बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट in terms of market price and basic price. What is basic price? अभी हमने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मीन्स जिस कॉस्ट पे वो गुड्स प्रोड्यूस करी गई हैं, तो जो उनकी फैक्टर कॉस्ट होती है उसी को हम बेसिक प्राइस भी कहते हैं। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस, अभी हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको फैक्टर कॉस्ट से या बेसिक प्राइस जो है उसको जब हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस की प्राप्ति हो जाती है। फिर से आप सुन लीजिए, domestic product at market price. It is market value of the final goods and services produced during an accounting year within the domestic territory of a country. तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है डोमेस्टिक में कि ये हमारे राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही हम इसकी गणना कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी विदेशी उत्पाद या विदेशों से प्राप्त आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगेन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बेसिक प्राइस, जिसको कि हम फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। बेसिक प्राइस क्या है? अभी हमने आपको क्लियर किया है। बेसिक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। आप जानते हैं कि मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, तब वो बेसिक प्राइस का और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तब उसका बेसिक प्राइस निर्धारित किया जाता है, या हम कह सकते हैं उसका मार्केट प्राइस निर्धारित किया जाता है। ओके, नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिक प्राइस पे, दैट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। फिर से आप सुन सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिक प्राइस इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। क्लियर? इसको दूसरी तरीके से इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे जो है दैट विल बी इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिक प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वही पहले वाले फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला भी निकल रहा है। दूसरा, उसी फॉर्मूले को बेस बनाते हुए जब आप निकालेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, दैट विल बी इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सेम इसको दूसरी तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बेस वही है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की फैक्टर कॉस्ट को जब कंसीडर करेंगे दैट इज बेसिक प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। इसमें जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और
इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को जब जोड़ दिया जाता है तब वो है वो बेसिक प्राइस या मार्केट प्राइस बन जाता है। हम समझते हैं, इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन एंड इनकम जेनरेटेड। प्रोडक्ट, फिर से देखिए, प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन एंड इनकम generation. In national income accounting, the concept product refers to value addition. Product का मतलब है value addition. Value addition in the economy refers to the value of two variants: gross domestic product market price और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिक प्राइस। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट का मीन्स जब हम रॉ मटेरियल में अपने विभिन्न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सहायता से कोई उसमें प्रोडक्टिविटी डेवलप कर लेते हैं, कोई यूटिलिटी डेवलप कर लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे यूज़ के लायक हो जाता है। तो उसी से हमारा तात्पर्य है कि ये वैल्यू एडिशन हमने क्या किया, रॉ मटेरियल से उसको हमने इस तरीके से तैयार किया कि वो हमारे उपभोग के लिए तैयार हो गया। इनकम जेनरेटेड इज द रेवेन्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब हमने रॉ मटेरियल से वैल्यू को प्रोडक्ट कर लिया, उस वैल्यू को हम मार्केट में ले आए, उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में ले आए, उस मार्केट से हमें इनकम जनरेट हुई। ऑब्वियस सी बात है, हमने उसको मार्केट में बेचा मार्केट प्राइस पे, तो हमें उससे आय की प्राप्ति होगी। हम सभी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इसीलिए प्रोडक्शन करते हैं कि उनको लाभ अर्जित हो। और लाभ क्यों अर्जित, कैसे अर्जित होता है? मार्केट प्राइस से मार्जिन प्रॉफिट निकालते हुए। तो जो मार्केट प्राइस से जो हमें इनकम जनरेट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी इनकम से जितने भी उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते समय लगाए हैं, जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अपनी इनकम जो कि उसने मार्केट में ला के अपने प्रोडक्ट को जनरेट करी है, उस इनकम से वो रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा। इतना देने के बाद जो मार्जिन उसको के पास बच जाएगा, दैट विल बी नोन एज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है उस उद्योगपति के हाथ में आएगा, उस साहसी के हाथ में आएगा, उस एंटरप्रेन्योर के हाथ में आएगा जिसने उस उद्योग को लगाने का साहस दिखाया। नेक्स्ट, GDP at basic prices, gross domestic product at basic prices is equal to gross domestic product at factor cost, meaning thereby income generated plus depreciation. That means फैक्टर कॉस्ट में जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते डेप्रिसिएशन जब आप प्लस कर देते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइसेस, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिक प्राइसेस का मतलब है कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट, meaning thereby income generated plus depreciation. Second, national domestic product basic price is equal to net domestic product at factor cost, that will be equal to rent plus interest plus profit
प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो हमारे मजदूर वर्कर्स होते हैं उनको किसी वजह से जो कंपनसेशन वगैरह दिया गया है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं देन जो हमें प्राप्त होगा दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मीनिंग देयर बाय ये जो आपको वैल्यू मिली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। या इसको दूसरी तरीके से और हम आप एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो हमें प्राप्त हुआ था अभी हमने आपको बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है और इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। अब ये डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो नोन एज net domestic product at factor cost plus net factor income from abroad equal to national income, net national product at factor cost। फिर से आप देख लीजिए, net national product at factor cost, इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस, अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को यदि मैं माइनस कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। इसको दूसरी तरीके से फिर आप समझ लीजिए कि अगर डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 10 फिर से ध्यान दीजिए, नेशनल इनकम इज द फैक्टर इनकम occurring to the residents of the country during a year। मतलब पहले भी हमने क्लियर किया है कि राष्ट्रीय आय जो होती है एक साल में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स ये किस चीज़ की का जोड़ है? इट इज़ द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल इनकम की प्राप्ति होगी। मतलब अपने देश की इनकम
और विदेशों से प्राप्त हमारी जो आय। दूसरा कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करती हैं तो जो डेटा हमें प्राप्त होते हैं वो विभिन्न विभिन्न स्टेजों पे प्राप्त होते हैं। तो जिस तरीके से डेटा हमें प्राप्त होगा उस आधार पर ही हम अपनी राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने की बहुत सारी रीतियाँ हैं जिनको हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिर एक ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये बात आप बहुत ध्यान से अपने मन में बैठा लीजिए कि जब भी नेट में हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सकल या कुल या ग्रॉस वैल्यू प्राप्त होती है। और जब ग्रॉस वैल्यू से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं तो हमें नेट वैल्यू की प्राप्ति होती है। दूसरा आप ये कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ग्रॉस से तो जो हमें प्राप्त होता है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, नेशनल इनकम एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस अभी मैंने आपको क्लियर किया था, बेसिक प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट बेसिक प्राइस एंड नेशनल इनकम। देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस, जब फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये देखिए, बेसिक टर्म्स शुरू से वही चले आ रहे हैं, उनको विभिन्न तरीकों से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है ताकि हर तरीके से आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि नेशनल इनकम में इतने सारे जो वेरियस कॉन्सेप्ट दिए हैं वो हम कैसे याद करें। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ग्रॉस अगर वैल्यू आपके पास है तो आपको उसमें नेट ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी दैट इज नेट। और अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करी जा रही है तो केवल देश की भौगोलिक सीमा की बात करी जाएगी। देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो हमें आय प्राप्त होती है वस्तुतः सेवाओं से वो। और जब नेशनल इनकम की बात करी जाएगी तो भौगोलिक सीमा प्लस बाहर से प्राप्त होने वाली, अब्रॉड से प्राप्त होने वाली जो भी इनकम है उसको हम कुल अपनी राष्ट्रीय आय में शामिल करें। अब देखिए डेप्रिसिएशन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे बार बार डेप्रिसिएशन शब्द आ रहा है, डेप्रिसिएशन क्या है? इसको हिंदी में ह्रास भी बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज। जो हम एसेट या जो हम मशीन्स जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, फिक्स्ड एसेट, उनकी वैल्यू में जो लॉस होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब फिक्स कैपिटल के कंजम्पशन में जो लगातार उसको कंज्यूम करने के बाद जो हमारा लॉस हुआ है दैट इज नोन एज कैपिटल, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे आपको उदाहरण द्वारा हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई स्कूटी लेते हैं, कार लेते हैं, तो उस समय आपने उसको जिस भी कॉस्ट पे ख़रीदा है, लगातार उसको आप 2-4-5 साल यूज़ करते हैं, तो उसके बाद तो वो उतनी कॉस्ट में वापस रीसेल नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है रीसेल? क्योंकि लगातार यूज़ करने से उस मशीन की कैपेबिलिटी, उसके जितने भी इनर पार्ट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी घट जाती है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट भी घट जाता है। तो इस घटी हुई जो उसकी वैल्यूएशन में, उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, उसके लगातार यूज़ की वजह से उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट, रिलेटेड एग्रीगेट। क्या कंसेप्ट है? देखिए, पहला है ग्रॉस। रिलेटेड मीन्स सारे कंसेप्ट को हम एक दूसरे से कंपेयर करके बात को क्लियर करेंगे। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP मार्केट प्राइस। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए फिर हम आपको पुनः एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 3 हमारे पास मुख्य आधार हैं या 3 हमारे पास मुख्य मेथड्स हैं। पहला मेथड है इसमें वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो इस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव एग्रीगेट्स क्या है और किस तरीके से हम अपनी राष्ट्रीय आय की गणना इन 3 तरीकों से कैसे कैसे करेंगे। इस आज के लेक्चर में हमारे विचार से, हमारे प्रयास से हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्यों इसकी गणना करी जाती है, इसकी गणना से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, देश को क्या लाभ होते हैं, सरकार को क्या लाभ होते हैं, जो सांख्यिकी लोग होते हैं, स्टैटिस्टिकल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको इससे क्या लाभ होता है और क्यों हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वो कौन कौन से विभिन्न कंसेप्ट हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयोग किए जाते हैं। इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट लेके फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।